वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जो लास्ट वीडियो में नस्टिफिकेशन के न्यूमेरिकल्स की हमने स्टार्टिंग करी थी कि कैसे एक जो सिंपल ईएमएफ काउंट करने का तरीका है ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को डिडक्ट करके सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पता कर सकते हैं, जिसको ईएमएफ कहते हैं। लेकिन क्यों वो वहां यूज नहीं होता और क्यों हमें एक नई नस्टिफिकेशन निकाली गई, ठीक है नहीं? तो याद करो, ये कल लास्ट वीडियो वाले ही बेटा सारा का सारा काम आपके सामने बोर्ड पर है, तो 2 मिनट में कल वाली चीजों को बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या था, याद करो, ये निकिल और सिल्वर है, मतलब ये एक कैथोड, मतलब एक ऑक्सीजन निकिल, एक बेटा इलेक्ट्रोड में कौन है, निकिल है ना, और एक इलेक्ट्रोड में कौन है आपका सिल्वर। सिल्वर में सिल्वर का कोई सोल्यूशन होगा जो सिल्वर आयन देगा हमें, और निकल की रॉड जिसमें है बेटा वो हमें क्या देगा, निकल का कोई सोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट वो निकल आयन देगा, ठीक है। तो देखो इनमें क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी कभी हमें ईएमएफ काउंट करने का कोई न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो आयंस दे रखे हैं बेटा, जो हमें सेल इक्वेशन दे रखी है या सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, तो हम उसमें देखें, मतलब पेपर में ये भी दिया हुआ आ सकता है बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन, पेपर में ये सेल इक्वेशन भी गिवन आ सकती है। तो सबसे पहले जो आयंस है उनकी कंसेंट्रेशन को आप चेक करो, ठीक है ना बेटा। अगर वो 1 है, मतलब से दोनों जगह इक्वल है एंड 1 है, तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो वहां पर तो हम सिंपल जो एक स्टैंडर्ड तरीका है निकालने का कि कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को डिडक्ट कर दें, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन आप देखो, मैंने पैरेलल एक न्यूमेरिकल और लिख रखा है, उसमें मतलब हमारे पास निकिल सिल्वर आयन सब वही है, निकिल निकिल आयन, सिल्वर सिल्वर आयन, लेकिन वहां पर जो सिल्वर आयन और निकिल आयन की कंसेंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन से डिफरेंट है और चेंज्ड है, दोनों तरफ इक्वल भी नहीं है और 1 से अलग है दोनों, ठीक है बेटा। तो ऐसे केस में जब कंसेंट्रेशन बदल जाती है तो साइंटिस्ट लोगों ने बेटा इस केस में भी सेल पोटेंशियल निकाला प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जो सेल पोटेंशियल निकल के आया वो कुछ अलग आया। याद है, मैंने ये लिखा भी था कि जब इस कंसेंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल निकाला गया तो वो कितना आया, 0.914, एक्चुअल में कितना था, है ना, 1.05, तो कुछ डिफरेंस आया 0.136 का, ठीक है ना। तो अब ये कम, इतना कम क्यों आया, इस पे अलग अलग साइंटिस्ट लोग लग रहे थे। तो इस पे नर्स ने काम किया, अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने वो जो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आ रहा है इसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट किसको निकाल दिया, इसको, कि भाई देखो हमारे पास ये क्या है, वो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए था, लेकिन कंसेंट्रेशन बदल लाने से क्या आया, ये आया। तो ये वो है जो आया, और ईएमएफ तो हमेशा वही होता है बेटा जो सेल का प्रैक्टिकली निकल के आता है, सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हमने ई नॉट शेल को ईएमएफ बोला, मैंने कल भी ये बात बहुत मेंशन करी थी बेटा, है ना, और यहाँ पे भी यहाँ ई शेल को ईएमएफ बोला है। तो बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है नहीं, तो मैंने उसको क्लियर भी किया था, ईएमएफ क्या होता है, जिसपे सेल वर्क करता है, ठीक है। अब वो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे वर्क कर रहा है तो ई नॉट शेल को हम ईएमएफ बोल देंगे, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन से कुछ और प्रैक्टिकली निकल के आया तो जो निकल के आया शेल का पोटेंशियल वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारा ईएमएफ कहलाएगा। इज इट क्लियर? चलो बेटा, तो ये जो निकल के आया वो एक्चुअल से जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उससे कुछ कम आया। तो क्यों कम आया, है ना, उस पर जब काम किया तो उन्होंने एक ये डेरिवेशन, एक फॉर्मूला दिया जिसको नस्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं बेटा हम, ठीक है। तो 2.303 RT, R क्या है, गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, T क्या है, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है 298 केल्विन, तो मैंने वो वैल्यू लगाई, R गैस कांस्टेंट की वैल्यू लगाई 8.314, ठीक है, 2.3, और F क्या है, 1 फैराडे, 1 फैराडे क्या होता है, 96,500 कूलम, ये आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीख चुके हो, ठीक है बेटा। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया, 0.0591 अपॉन क्या आ गया, n, इंटू में क्या आ गया, log Kc, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर था, है ना, और इस केसी की वैल्यू प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो अब ये बात आ रही थी कि ये चीजें कहां से हैं, ठीक है ना बेटा, लॉग केसी कहां से आएगा। एटलीस्ट यहाँ पर बुक्स में कुछ अलग अलग चीजें मिलती हैं, कहीं एनोड अपॉन कैथोड आता है, कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट आता है, डिफरेंट बुक। देखो वही वाली बात है, एनोड पे होता है क्या, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है क्या, रिडक्शन। तो कोई बुक एनोड और कैथोड की टर्म में दे देती है, कोई बुक बेटा आपकी क्या दे देती है, और आप खुद ही देखो यहां से यहां जाने में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने में, भाई निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की टर्म में दे दी, बात तो वही है, क्लियर है पॉइंट। तो आपको तीनों में से कुछ भी मिले, चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट वो ऑक्सीडेशन मिले, है ना, आपको कैथोड एनोड मिले, या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो मैंने ये वाली चीज चूज कर ली, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ से बहुत आसान सा रहता है।
अब मैंने आपसे ये कहा था कि कल मैं आपको ये log Kc की वैल्यू ये कैसे आई, ये लास्ट ईयर 11th क्लास में इक्विलिब्रियम के चैप्टर में था, लेकिन होता क्या है बच्चे भूल जाते हैं, तो इसलिए एक बार वो मैं करके बता दूं, ठीक है नहीं, क्लियर है पॉइंट? नहीं वैसे तो न्यूमेरिकल में उसको क्यों जरूरत नहीं है, बट ये आप लोगों की नॉलेज के लिए कि कैसे ये चीज आई है ना। log Kc मतलब Kc बेसिकली log तो log की जगह है, Kc इक्वल टू दिस होता है, तो K2 Kc इक्वल टू दिस जो बना ये कैसे बना है ना, और वही कॉन्सेप्ट फिर हमारे न्यूमेरिकल में लगेगा, ठीक है बेटा। चलो तो मैं अभी इसको रफ कर देता हूँ है ना, और इधर ही साइड में ये वाला डेरिवेशन करा के दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो जनरल कंडीशन वाला है बेटा कि जब हम दोनों 1 1 लेके चलते हैं, ये तो मुझे लगता नहीं है इस न्यूमेरिकल की नीड है ना, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो तो अब हमारे पास देखो क्या है कि आप याद करो +1 में जब इक्विलिब्रियम आता है तो वहां सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको याद हो कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कि रिएक्टेंट्स मिलके क्या देते हैं, हमें प्रोडक्ट्स देते हैं, और प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, रिएक्टेंट्स में। यही तो आपकी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन का पॉइंट है ना। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे पास ए और बी, जैसे मान लो एक मैं जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ है ना, a.a प्लस b.b, ये इसी तरीके से आपकी बुक में दिखाई गई है, याद करो बेटा, ठीक है, d.d। तो जो कैपिटल ए बी सी डी क्या है, ये कैपिटल ए कैपिटल बी तो रिएक्टेंट्स हैं, कैपिटल सी और कैपिटल डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, और स्मॉल ए बी सी डी क्या है, इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, मोल्स, ठीक है नहीं, कि ए मोल्स, स्मॉल ए क्या है, मोल्स ऑफ ए। जैसे आपकी याद हमारी एक इक्वेशन होती है जैसे है ना, N2 + 3H2 = 2NH3, तो यहाँ क्या है 1, तो 1 इज इक्वलेंट टू स्मॉल ए, समझ में आ गया। 3 हाइड्रोजन तो है ना, 3 मोल, तो ये बी क्या है, स्मॉल बी, वो इस 3 के इक्विवेलेंट है, याद है क्या बेटा, क्लियर। चलो तो अब हमारे पास क्या है बेटा, हमने एक जनरल इक्वेशन ये पढ़ी, तो जब हम, और ये क्या है बेटा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी, याद करो हमने क्या बताया, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब प्रोडक्ट हमारे दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बेटा, रिएक्टेंट में, उसको बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। ये चीज इतनी सी मुझे लगता है यार, इतना बेसिक पूरा तो नहीं, लेकिन जितना ये जरूरी बेसिक था जो 12th में काम आना था, और मैंने इसको आपको फोकस्ड होकर कहा भी था कि अभी इक्विलिब्रियम के इस पार्ट को मैं ज्यादा फोकस हो रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, जो आपके 12th में काम आना है, ठीक है। तो देखो ये वही, और ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा काइनेटिक्स में, तो थोड़ा याद रखना इस चीज को बेटा। चलो बेटा, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर आता है एक रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बेटा, देखो याद करो, हमने रेट जो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में, किसके, अगर हम देखो रिएक्टेंट की टर्म में निकाल रहे हैं है ना, अगर हम रिएक्टेंट्स के निकाल रहे हैं तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, रिएक्टेंट्स, है ना, और अगर आप प्रोडक्ट की टर्म में निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो याद करो, इसके बेसिस पे अगर हम निकालते हैं तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, एक ही कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, भाई ए क्या है, मेन रिएक्टेंट तो यही है, क्लियर है पॉइंट, आगे समझ में। तो ये हमारा ए के कंसंट्रेशन का, और जो इसका एक्टिव मास होता है बेटा, ये हमारे क्या हो जाता है ऊपर, याद करो हमने इस तरीके से वहां दिया था, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना भाई, हमारे पास क्या आएगा, तो जैसे चलो इसको भी मैं पहले एक जनरल इक्वेशन से उसी N2 + S2 वाली से बता देता हूँ, है ना, क्योंकि आपको ये +1 का समझना थोड़ा जरूरी पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो हमारे पास क्या है 2H3, अब हम इसका अगर रेट निकालें, रेट है ना, तो आप क्या करोगे, रेट इक्वल रेट है ना N2 का एक्टिव मास पे याद करो हम क्या कहते हैं, जो पर टाइम, कितने टाइम में कितना, भैया N2 हमने ले ये तो 10 मोल, लेकिन वो अचानक यूज में थोड़ी आ गए, एकदम थोड़ी आ गए, स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में कुछ मोल होंगे, अगले 5 मिनट्स में कुछ होंगे, तो वही है चेंज इन टाइम इन चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना। और इसको क्या करते हैं, एक्टिव मास, जो मास यूज में आ रहा है, इसको हम बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे जो बेटा पॉइंट होता है इसको हम पावर बना देते हैं, जो आगे कोफिशिएंट होता है उसको पावर बना देते हैं, फिर इनटू अगला सेकंड रिएक्टेंट कौन है बेटा, H2 का एक्टिव मास, और इसकी जो आगे पावर है ये, है ना, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब इसको हटाएंगे तो ये कांस्टेंट का बोल देंगे, तो हमारा वो स्मॉल के है ना, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो हम इसको क्या कर देंगे, N2 के एक्टिव मास की पावर और H2 के एक्टिव मास की पावर 3। आगे समझ में इस तरीके से, मतलब सिंपल सा है, किसी भी इक्वेशन का आपको अगर रेट पता करना है तो जो रिएक्टेंट्स हैं है ना, उनके एक्टिव मास की पावर्स को मल्टीप्लाई करो, पहला रिएक्टेंट लिखो उसका एक्टिव मास, और उसके जो आगे कोफिशिएंट है उसकी पावर बना दो,
फिर जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस में करके यहाँ इंटू आते हैं, है ना, जब हम रेट निकालते हैं। ठीक है नहीं बेटा, चलो तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आएगा, H2 का एक्टिव मास, और ये इसकी पावर बन गया 3। ठीक है बेटा, इसको हटाया, एक कांस्टेंट दे दिया, तो आपका ये बन गया। इसी तरीके से हम बेटा बैकवर्ड का भी निकाल सकते हैं। भाई ये तो क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात चल रही है, तो इसको हमने RF दे दिया, फॉरवर्ड रिएक्शन का ये रेट हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन है। अगर ये बात अब मैं बैकवर्ड रिएक्शन पे करूं, मतलब बैकवर्ड क्या है ना, जब प्रोडक्ट हमारे किसमें रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास अब अमोनिया एज ए रिएक्टेंट काम कर रही है, और ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है बेटा, है ना, N2 + 3H2 में। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्टेंट है, तो R बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, कांस्टेंट ये हो गया सेम इसकी तरह बैकवर्ड का। ठीक है, और अब हमारा रिएक्टेंट कौन है, अमोनिया। एक्चुअली ये रिएक्टेंट्स भी अप्लाई होती है, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो बेटा कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो एक्टिव मास जो बताया जाता है वो हमेशा बताया जाता है इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, ना कि प्रोडक्ट। समझ आया नहीं, वो रिएक्टेंट ही कन्वर्ट होनी है प्रोडक्ट में बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, इसके और इसके आगे कितने हैं बेटा, देखो आपके पास यहाँ पे 2 है ना, तो ये इसकी पावर बन जाएगा। समझ में आ गया। अब यही चीज मैं आपको ऊपर दोबारा बता देता हूँ, जो जनरल इक्वेशन है। तो रेट समझ में आया क्या होता है, तो हमें चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट तो ये दोनों है, और बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी है, मतलब जब ये दोनों कन्वर्ट होंगे उसमें, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट बन जाएंगे ये, और प्रोडक्ट बन जाएंगे ये। इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलो अब यही चीज अभी बता रहा था, जिसको बच्चों को नहीं आई हो दोबारा यहाँ देख लो। ठीक है नहीं, तो हम क्या करते हैं, रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो देखो रेट के लिए स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है बेटा, और रेट किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का, तो बेस में हमने दे दिया ये। क्लियर, और अब मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ, आ रहा है ना, K रेट कांस्टेंट KF हो गया। भाई देखो रेट भी हम किसका बता रहे हैं, जब A और B मिलकर ये बनाएंगे तो रिएक्टेंट ये है, तो रेट किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल रिएक्टेंट और उनकी कंसंट्रेशन पे, प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट, पहले तो याद करो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो रिएक्टेंट का एक्टिव मास, रिएक्टेंट कौन है, ए का एक्टिव मास, और आगे जो कोफिशिएंट है वो इनटू, है ना, हमारे पास B का एक्टिव मास इनटू B। आगे पॉइंट समझ में। और आप इसको क्या करोगे, फिर ये हमारा, इसी को आगे हम अगर फॉरवर्ड करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो, है ना, RF इक्वल टू कांस्टेंट। भाई इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, तो कांस्टेंट क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, है ना, तो हमारे बन गया A⁴A और B⁴B, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम बेटा रेट निकाल लें किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, रेट फॉर, है ना, बैकवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बेटा रिएक्टेंट कौन है, ये अभी तो क्या थे इन दोनों के लिए, फॉरवर्ड में तो क्या हो रहा है, A और B मिलके C और D बना रहा है। अब बैकवर्ड में क्या, C और D A और B में कन्वर्ट है, तो रिएक्टेंट ये बन गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे अप्लाई होगा, तो रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और उसमें पहला कौन आएगा, C, और C का एक्टिव मास की पावर स्मॉल c, और D के एक्टिव मास की पावर आपकी स्मॉल d, तो ये बन गया। और देखो इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है, जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड, ये तो आपको 11th में पढ़ा है ना, एट, है ना, इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल रख दें। ठीक है नहीं, कि KF बराबर क्या हो गया, A⁴A और B⁴B इक्वल टू KB, है ना, और आपके C⁴C और D⁴D। आगे समझ में क्लियर है पॉइंट। अब हमने क्या करा कि इस कांस्टेंट को एक तरफ ले गए, भाई KF ये आ गया और KB, इस कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब अब ये इधर चला गया तो ये क्वांटिटी किधर आ गई हमारे पास, इधर आ गई C, ये तो ऐसे चला बेटा, देखो इसका चीज इधर चलेगी तो इसकी हमने ये इधर ले ली बेटा, A⁴A और आपके पास क्या बन गई B⁴B। अब देखो ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, और दो कांस्टेंट मिलके भी क्या बनाते हैं, चाहे दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो मिलके तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही बनेगी, तो यहाँ पे हम दे देते हैं कैपिटल K, और ये क्या कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास क्या होती है, कंसंट्रेशन ही तो होती है, तो इसके बेस में दिया गया KC। अब समझ में आया ये KC जो रिलेट कर रहा हूं मैं, क्लियर पॉइंट बेटा, तो ये आपका KC। अब C और D क्या है बेटा, प्रोडक्ट, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे क्या लिख लिया, प्रोडक्ट का, और C और D क्या है, उनके आगे जो कोफिशिएंट है उनकी पावर्स, तो मैंने वही बेटा प्रोडक्ट की पावर x कर ली थी। अब समझ में आया आपको। और हमारे पास क्या है, ये A और B क्या है, रिएक्टेंट्स, है ना, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स की पावर क्या कर ली हमने बाई,
तो अब समझ में आ गया आपको, ये हमने जो एक फॉर्मूला बनाया था आपका, क्लियर है पॉइंट? नहीं हो तो एक बार शॉर्ट में दोबारा बता रहा हूँ कि बेटा एक्चुअली इक्विलिब्रियम केसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कब आता है? जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। तो पहले तो हमें रेट निकालना पड़ेगा ना इसी इक्वेशंस के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना पड़ेगा, बैकवर्ड का रेट निकालना पड़ेगा। तो हमने वही किया है, पहले रेट निकाला। और रेट कैसे निकलता है ना, जो रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा उनके एक्टिव मास, क्योंकि देखो एक्टिव मास क्यों लिया, क्योंकि एकदम जितने मोल्स हमने रिएक्टेंट्स के लिए हैं वो एकदम यूज में नहीं आते, वो क्या होता है बेटा धीरे धीरे यूज में आते हैं पर यूनिट टाइम, है ना। अभी मैंने तो स्टार्टिंग में इसलिए फॉर्मूला भी लिखा था, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, समझ में आया बेटा? तो हमने वही क्या, तो हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जब रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट दें, और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो किसमें, रिएक्टेंट्स में बेटा, ठीक है। तो दो रिएक्शंस हो गई, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, ठीक है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कैसे निकलेगा कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, हमारे कैपिटल ए और कैपिटल बी, और उनके क्वांटिटी कितनी कंज्यूम में आएगी वो उसकी स्मॉल ए और स्मॉल बी बताएंगे। तो हमने क्या कहा, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, फर्स्ट रिएक्टेंट का एक्टिव मास और उसकी जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर है इनटू, बस ये गलती मत करना, इसे इधर प्लस होती है तो इधर इनटू हो जाता है, ठीक है ना। ये रेट लॉ है, सही नहीं, क्लियर पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है बी। अब ये ऐसा क्यों है क्यों नहीं है ये अभी डिस्कशन नहीं कर रहे बेटा, ठीक है नहीं। तो हमारे पास ये कैपिटल बी हो गया, सेकंड रिएक्टेंट, उसका कोफिशिएंट उसके आ गया, हमने इसका उठाया तो कांस्टेंट दे दिया, क्योंकि रेट भी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो कांस्टेंट का बेस में एफ दे दिया। तो ये अगर इसी तरह बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट बन गया ये, तो हमने देखो सी का एक्टिव मास की पावर सी और डी के एक्टिव मास की पावर स्मॉल डी, क्लियर। ये दो इक्वेशन बनी। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमसे क्या कहती है ना, रेट ऑफ द एट द इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है बेटा। तो मैंने दोनों देखो इक्वल रख दिया, दोनों की वैल्यूज रख दी, साथ दोनों कांस्टेंट में एक तरफ ले आया और वेरिएबल्स में एक तरफ ले आया बेटा, ठीक है। तो अब दो कांस्टेंट को चाहे मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। और ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, देखो सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स, है ना। तो मैंने इकट्ठा प्रोडक्ट्स के एक्टिव मास की पावर लिख दिया, ठीक है बेटा। और ये क्या है, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास की पावर ये होगा। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, केसी की वैल्यू बन गई। वही देखो केसी मैंने यहाँ रख दिया, है ना। अब आपको समझ में आया, यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है। अब देखो हम करें क्या बेटा, पॉइंट ये आता है कि अब ये हमारे नेक्स्ट इक्वेशन में कैसे अप्लाई होगा, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट इक्वेशन में ये कैसे अप्लाई होगा इसको थोड़ा देखना है। तो देखो हमारे पास, मैं इस चीज को थोड़ा सा, ये केवल बाकी तो भाई न्यूमेरिकल करना है तो मैं बाकी तो रफ कर देता हूं, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। लेकिन जो काम की चीज है वो थोड़ा छोड़ देता हूं, जो केसी काम आएगा मुझे, ये चीज जो काम आएगी, है ना। ये इक्वेशन ये इधर साइड में लिख देता हूं, ठीक है ना बेटा, जो मुझे उसे समझाने के लिए यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर पॉइंट। जो चलो अब देखो इस पूरे ये इक्वेशन छोड़ देता हूं, है ना। और देखो इससे जो हमारा निकल के आया वो क्या निकल के आया, ठीक है ना बेटा, कि के सी इक्वल टू, है ना, यहां पे ले देता हूं भाई। देखो के सी बराबर क्या हो गया, है ना, के एफ अपॉन के बी, और इक्वल टू क्या हो गया, सी की एक्टिव मास की पावर सी और डी के एक्टिव मास की पावर डी अपॉन, है ना, ए के एक्टिव मास की पावर ए और आपके पास बी की एक्टिव मास की पावर बी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये आई, और ये हमारे सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स, और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स। चलो अब मैं बाकी सब ये रब कर दूं, ठीक है बेटा। चलो अब हम आपको लेंगे बेटा न्यूमेरिकल जो आपके पास है। देखो बेटा अब इस न्यूमेरिकल में जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, अब हम करते हैं इस न्यूमेरिकल के सब। ये तो नेक्स्ट इक्वेशन का हो गया, अब तो इसमें कोई इश्यू नहीं है ना बेटा, ठीक है। तो हमें बेसिकली फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला, क्लियर है। चलो आप देखो मतलब मैं बीच का, मुझे लगता है ये भी मैं अगर रफ कर दूं तो कोई इश्यू तो नहीं है ना, ठीक है ना। चलो तो अब देखो हमारे पास सबसे पहले देखो इस फॉर्मूले में हमें यूज में आता है ई नॉट शेल, एक एन की वैल्यू और एक के सी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम ये तीनों चीजों को निकाल लें, देखो अब हमें नेक्स्ट के न्यूमेरिकल, अब जो मैं काम की चीजें वही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना बेटा। तो इधर की तरफ मैं आपके यही जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं वो लिख लेता हूँ, ई शेल मतलब या ई एम एफ, ठीक है, ई एम एफ, है ना, या फिर आपके पास, है ना, ई एम एफ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल, इक्वल टू क्या है बेटा, ई नॉट शेल माइनस, ठीक है,
0.0591 अपॉन, है ना, n और log Kc, ठीक है, ये चीज हो गए। अब हमें देखो बेटा वैल्यू निकालने के लिए हमें सेल का पोटेंशियल निकालना है, तो अब मैं इधर से ये भी क्लियर कर दूं, यहां से तो ये सब आपका हो गया बेटा। अब बस मैंने जो काम की चीजें रोकनी है वो रोक ली, है ना, बाकी अब करते हैं। देखो बेटा अब जो कोई भी न्यूमेरिकल है, अब देखो मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ शुरू से, ठीक है ना। अब देखो हमने देख लिया कि हमें क्वेश्चन आया है ये, ठीक। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था कि भाई निकेल और 2Ag प्लस, हमने देखा जी कंसेंट्रेशन डिफर है, कंसेंट्रेशन डिफर है तो जी सेल का जो सेल पोटेंशियल निकलेगा वो सिंपल तरीके से नहीं निकलेगा, मतलब ई कैथोड माइनस ई एनोड वाले तरीके से नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा जी, हमारे पास जो नस्ट इक्वेशन है उससे निकालेंगे, वो कंसेंट्रेशन चेंज है। पहला पॉइंट न्यूमेरिकल को देखते ही जो सबसे पहला पॉइंट मन में आता है, अब मैं न्यूमेरिकल नस्ट के कैसे करने हैं, मतलब आपको कोई न्यूमेरिकल आए तो चूज कैसे करना है सबसे पहला कि जी कंसेंट्रेशन डिफर है, ठीक। तो ये जी सिंपल जो हमारा न्यूमेरिकल है ना, ईएमएफ निकालने का या ई नॉट शेल निकालने का बेटा, कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, उससे जी नहीं होगा ये, क्योंकि कंसेंट्रेशन डिफर है तो आंसर हमारा ये नहीं मिलेगा, ये डिफर, तो हमें नस्ट इक्वेशन यूज करने पे पहला पॉइंट समझ में आया। अब बस नस्ट इक्वेशन आती, नस्ट इक्वेशन हमने साइड में लिख दी, ठीक है बेटा। अब साइड में लिखते, अब देखो हमें न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है और इसे निकालने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत है। तो देखो हमें एक इसकी जरूरत है, ठीक, एक हमें इस एन की जरूरत है और एक हमें केसी की जरूरत है। हमें इन तीन चीजों की जरूरत है बेटा, एक केसी की, एक एन की और एक ई नॉट शेल की। तो ये निकालना है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ये। अब देखो कैसे कैसे निकालेंगे, तो हमने आपसे पहले ही बोला कि सबसे पहले आप, है ना, जैसे अब ई नॉट शेल कैसे निकलता है, ये तो एक स्टैंडर्ड है ना, आपको ये दे रखा है तो आप इस तरीके से स्टैंडर्ड तो निकाल सकते हो। तो जो कंडीशन दे रखी है वो स्टैंडर्ड की ही तो दे रखी है। तो ई नॉट शेल बराबर क्या होता है ना, ई नॉट कैथोड माइनस आपके पास ई नॉट एनोड। कैथोड का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के भाई क्या, अब हाँ, तो सबसे पहले आप ये देखो इस इक्वेशन में, या आप पहले सेल, यहाँ से सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या बना लो, सेल रिप्रेजेंटेशन ही बना लो, ठीक है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या है, सेल इक्वेशन दे रखी थी, इससे आपने क्या बनाया, है ना, सेल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपने सेल रिप्रेजेंटेशन बनाया। क्या होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, कि भाई जहां एरो है उस पर डबल डंडे लगा दिए, मतलब आपने सॉलिड ब्रिज बनाया। जो पहली न्यूट्रल चीज थी निकेल, निकेल किस में कन्वर्ट हो रही है, एक सिंगल लाइन के थ्रू, निकेल 2+ में, और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.160। याद आ गया, कैपिटल एम। अगला अगर हमारा कौन है बेटा, एजी आइन, है ना, और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.002 कैपिटल एम, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके सिल्वर। तो सबसे पहले आपने क्या बनाया, सेल रिप्रेजेंटेशन। इससे आपको ये क्लियर हो गया कि निकेल का क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन, और ये किसका काम करेगा जी, एनोड का। और हमारे पास क्या है, ये सिल्वर आइन से सिल्वर बन रहा है, मतलब रिडक्शन, और ये किसका काम करेगा बेटा, आपके कैथोड का। तो कौन कैथोड है कौन एनोड है, ये आपको क्लियर हो गया बेटा पहले से सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल, कैथोड एनोड क्लियर, तो हम पहली चीज निकालते हैं बेटा ई नॉट शेल, ठीक है। तो ई नॉट शेल बराबर क्या होता है आपका, है ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आप देखो बेटा, आप खुद ही देख लीजिए, कैथोड का काम कौन कर रहा है जी, सिल्वर, तो हम क्या कर देंगे, ई नॉट सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस बेटा किसका रिडक्शन पोटेंशियल, निकेल। निकेल का हो ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन बेटा हम निकालते क्या है, हमेशा रिडक्शन। सिल्वर आयन की कितनी वैल्यू दे रखी है, 0.80 माइनस, निकेल की कितनी दे रखी है बेटा, माइनस में 0.25। आप इनको ऐड करोगे तो 1.05 वोल्ट आ गया। तो ये तो निकल के आ गया आपके पास बेटा ई नॉट शेल। क्लियर है, ये तो हो गया स्टैंडर्ड जो आप यहाँ लगा दोगे, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये वो है जो होना चाहिए था स्टैंडर्ड, लेकिन ये स्टैंडर्ड मिला नहीं ना, कितना मिला वो निकालना है। तो ये तो स्टैंडर्ड तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, समझ में आ गया नहीं, जो आन होना चाहिए था जिसमें चेंज आया। अब आओ हम बात करते हैं बेटा, पहली चीज आपको पता चल गई, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, एन। देखो एन कैसे पता चलता है, एन हमें ऐसे पता चलता है, जैसे निकेल से निकेल आयन कन्वर्ट होने में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना निकेल। और इधर देखो बेटा क्या है, यहाँ चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए, बात बराबर ही है। जैसे निकेल का 0 है, 0 से +2 हो गया, तो कब होगा, जब निकेल का एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक एटम, ठीक है। और सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है,
तो 1 इलेक्ट्रॉन है कितने टोटल सिल्वर आयन 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये रेडॉक्स में भी काम आया था, याद करो वो हमने जब वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में निकाला था। तो यहाँ n की वैल्यू समझ में है, ये थोड़ा सा हल्का सा वैसे है आसान, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है n की वैल्यू निकालना, है ना। तो वैल्यू ऑफ n तो देखो सीधा सा है, वैल्यू ऑफ n को कैसे देखेंगे, आप ये इक्वेशन ही लिख लो चाहे, ठीक है नहीं। तो आप इसको देखो कैसे बनेगा, आप जैसे निकिल से निकिल 2+ है, मैं तो सेल रिप्रेजेंटेशन से दिखा देता हूं भाई। निकिल कन्वर्ट हो गया निकिल 2+ में, कैसे कन्वर्ट होगा, निकिल जब 2 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा तभी तो बेटा किस में कन्वर्ट होगा, 2+ में कन्वर्ट होगा नहीं भाई। निकिल है जब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तभी तो वो 2+ में कन्वर्ट होगा। चलो आप दूसरा क्या है हमारे पास, सिल्वर आयन। सिल्वर आयन जब 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास है कितने यहाँ पर 2, तो ये 2 होंगे, तो यहाँ भी 2 हो गए, और यहाँ भी हमारे पास क्या हो गए 2 हो गए। तो ओवरऑल निकिल के एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाले, और यही 2 इलेक्ट्रॉन किसने करे, आपके बेटा सिल्वर आयन ने गेन करे। तो यहाँ n क्या होता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक तरफ एक हाफ शेल में निकलते हैं और दूसरे वाले गेन करते हैं। आगे समझे, क्लियर। तो इसमें हम इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई। देखो सीधा सा फंडा है, एक निकल एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो निकल आयन कन्वर्ट होगा, लेकिन सिल्वर आयन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन भाई निकल ने जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो गेन ही होंगे। तो एक सिल्वर आयन 1 करता है तो 2 सिल्वर आयन 2 कर लेंगे, वो इक्वेशन में दे भी रखा है। तो ओवरऑल इधर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब कहने का मतलब इस साइड से इस साइड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ओवरऑल एक बैलेंस इक्वेशन में, तो वो 2 है तो n की वैल्यू 2 निकल आई, 2 चीजें आ गई। अब हमारे पास जो तीसरी चीज है बेटा, अब हम उस पर काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो तीसरी चीज हमारी कौन सी है क्लियर, वो हमारे पास आया केसी। अब केसी क्या है बेटा, आप देखो सी और डी क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इस सेल इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन है समझ में, ये हमारा केसी निकलेगा, है ना। वैल्यू ऑफ केसी कैसे निकलेगी, बाई सेल इक्वेशन, सेल बाई द हेल्प ऑफ सेल इक्वेशन। अब सेल इक्वेशन में देखो प्रोडक्ट कौन है भाई, हमारे पास सीधा सा है, जैसे ये। अब आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन इससे कर लो, समझ में आ गया नहीं। तो यहाँ सी की कंपैरिजन में कौन है, निकिल आयन, इसके कंपैरिजन में कौन है जी, एजी। ठीक, ऐसे ये ए और बी है, इसके कंपैरिजन में होगा ये दोनों। तो ये सेल इक्वेशन की हेल्प से ही निकलेगी बेटा, इसे रिप्रेजेंटेशन से नहीं निकल पाती। तो हमारे क्या है प्रोडक्ट का, पहला प्रोडक्ट कौन है बेटा, निकिल 2+ आयन और इसका एक्टिव मास। समझ में आ गया, निकिल 2+ आयन ये पहला प्रोडक्ट है और उसका एक्टिव मास, और इसके आगे कितना है, कुछ भी नहीं है। तो आपने जो कुछ भी नहीं होता तो क्या माना जाता है 1 इंटू दूसरा प्रोडक्ट कौन है बेटा, सिल्वर एटम। देखो ये आयन है और ये एटम है, इसके आगे 2 है तो ये 2 इसकी पावर बना है। समझ में आ गया। सेम उस तरीके से देखो सी की पावर है, डी की पावर, तो यहाँ निकिल 2+ हमारा एक है और इसकी आगे कुछ भी नहीं है तो पावर क्या हो गई 1। सिल्वर न्यूट्रल एटम है तो इसके आगे 2 है, वो उसकी पावर बना है, जो उसका कोएफिशिएंट। अब आओ रिएक्टेंट्स पे, रिएक्टेंट कौन है, एक तो निकिल है बेटा, है ना, निकिल है और निकिल के आगे कुछ भी नहीं है तो आपका 1 हो गया। और ये क्या है, सिल्वर आयन है बेटा, है ना। तो सिल्वर आयन और इसके आगे 2 है तो वो इसकी पावर हो गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। बस ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने तरीके से बना लिया। देखो बच्चों से ये तो कभी कभी सीधे सीधे गिवन भी आता है, एन की वैल्यू निकालना भी इतना नहीं है, बस 2-4 न्यूमेरिकल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके के एन निकालने के हैं। तो अगर आप उस पर भी थोड़ा इत्मीनान से ढंग से सोचोगे तो एन की वैल्यू भी नहीं निकलती, बस गलती होती है बच्चों से यहाँ से। अगर आपने ये इक्वेशन बैलेंस नहीं करी बेटा, सोचो इक्वेशन इस तरीके से आई हुई है, दी हुई, आपने इसको बैलेंस ही नहीं किया, आपने इसको बैलेंस ही नहीं किया, तो बताओ ये अगर बैलेंस नहीं करोगे तो ये यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ 2 नहीं आएगा, और जब यहाँ 2 नहीं आएगा तो ये पावर में 2 नहीं आएगा, सीधे पावर में 2 नहीं आएगा। तो अब सोचो वैल्यू बदल जाएंगे, अभी दिखाता हूँ। देखो अब हमारे पास क्या है ना, निकिल आयन की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है ये बेटा, तो 0.160 ये निकिल आयन की कंसेंट्रेशन है ना। और इसकी पावर कितनी बन जाएगी बेटा, आप ही बताओ, है ना। हमारे पास ये निकिल आयन की कंसेंट्रेशन ये है और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1। समझ में आ गया बेटा, इसकी पावर क्या होगी हमारे पास 1 इंटू न्यूट्रल एटम क्या होता है, उसका 1 ही होता है, कंसेंट्रेशन तो उसकी होती नहीं, तो जब उसकी नहीं है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है बेटा। अब आओ निकिल, ये भी क्या है 1, न्यूट्रल है तो 1 ही होगी। सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.002, है ना, और इसकी पावर कितनी बन जाएगी बेटा आपकी 2। अब आप सोचो अगर मैं ये बैलेंस ये 2 इधर नहीं करता तो सिल्वर आयन की स्क्वायर नहीं हो पाता, सोचो 0.002 और एक उसका स्क्वायर, दोनों की वैल्यू बदल गई ना। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये बन जाता है।
अब आप इसको एक बार सॉल्व कर लो, है ना। केसी बराबर देखो क्या बनेगा 0.160 और ये क्या बन गया 0.002 इंटू 0.002। ठीक है, अब आपने ये तो चलो इक्वल आपस में कट जाएंगे, लेकिन इसके हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 2a 2 2 4 और 4 से 16 करोगे तो क्या जाएगा 4 टाइम्स, वही देखो सीधा सा है 2 और 2 4, इससे पहले 8 टाइम्स गया, 8 से 4 गया, तो यहाँ कितने जाएंगे आपके पास 4, है ना। तो 4 इंटू 10⁻³ बन गई, ये क्या आ गई केसी की वैल्यू। इतना समझ में आ गया बेटा आपको। तो आपने देखो हमने बेटा अब तक आपको ये चीजें करा दी। ठीक है, तो देखो वहां फॉर्मूले में हमें 3 चीजों की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है बेटा, और उसमें से हमने कर लिया। अब देखो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं सीधे सीधे। तो हमारे पास क्या हो गया ई शेल इक्वल टू ई नॉट शेल की वैल्यू कितनी है ये, है ना 1.05 माइनस 0.0591, है ना, अपॉन एन की वैल्यू कितनी आई बेटा 2, है ना, और लॉग केसी। ठीक है, तो हमारे पास मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, है ना, ई शेल निकालना है या ईएमएफ ई शेल, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी बेटा। ठीक है, ये 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, और लॉग केसी, केसी की वैल्यू कितनी आ गई है 4 इंटू 10⁻3, है ना। आप देखो अब एक्चुअली पता है कुछ बुक्स क्या करते हैं, ये वैल्यू डायरेक्टली जैसे हमने यहाँ निकाला वो काम फॉर्मूले में रख के यहीं करते हैं बच्चे, है ना। ये केसी की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली यही काम यहाँ करते हैं, इससे पता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो सीधी सी है भाई, हमें ये 3 वेरिएबल चाहिए, पहले तीनों की वैल्यू साइड में अलग से निकाल लो और डायरेक्ट पुट करो, तो आपसे आगे कैलकुलेशन वाली गलती बेटा नहीं होगी, समझ में। तो अब आप देखो हम क्या करें, हमारे पास ये 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो और एक इसको सॉल्व मत कर लेना, पहले देखो इस टर्म के मल्टीप्लिकेशन में ये है तो पहले पूरी ये टर्म सॉल्व होगी, पहले ये पूरी, समझा। ये तो भाई छोटी 3rd 5th क्लास में मल्टीप्लिकेशन कब डिवाइडेशन कब सिखाया जाता है ना, कुछ बच्चे इनको पहले कर देते हैं और लॉग को इधर सॉल्व करते हैं, इस पूरे हिस्से को इधर सॉल्व नहीं। ये तो बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में तो पहले ये पूरी टर्म सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, चलो जी, तो आप देखो हमारे पास ये क्या बन गया लॉग। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन में लॉग होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log 4 प्लस आपके क्या होता है log 10⁻3, मल्टीप्लिकेशन में जो होता है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, log m इंटू एन बराबर क्या होता है log m प्लस log n। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये आपको मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे। जैसे log m इंटू एन जो होता है बेटा वो बराबर क्या होता है log m प्लस log, है ना, n। तो देखो यहाँ m n की जगह एक जगह 4 हो गया, एक जगह 10⁻3, तो मैंने वो कर दिया। ठीक है बेटा, चलो अब इनकी वैल्यूज देख लो बेटा आप। तो हमारे पास क्या है 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2, है ना, और ये log 2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, है ना। चलो ये बात नहीं आप समझ गए, मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ ना। तो हमारे पास क्या है, अगर आप इसको करो तो ये हमारे पास बन गया देखो log 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं, और log 10 की पावर 3। हम पहले एक बार इधर सॉल्व कर लो ना भाई, देखो log 2 की पावर 2 है तो पावर आगे आ जाती है, ये भी एक log का ऑप्शन वो है बेटा फंक्शन, और यहाँ पे क्या हो गया 3 log 10 हो गया। ठीक है बेटा, 2 log 2 और 3, तो 3 आगे आ गया 3 log 10, ये 2 आगे आ गया 2 log 2। ठीक है बेटा, पेपर में आपको बेटा log और एंटी लॉग इन सब की वैल्यू क्या होती है गिवन होती है। ठीक है, तो 1.05 0.0591 अपॉन 2 अब 2 इसकी वैल्यू आपको गिवन आएगी पेपर में, इसकी होती है 0.3010 प्लस log 10 की कितनी होती है 1। ठीक है बेटा, अब आप इतने पूरे को सॉल्व करेंगे जब, ठीक है ना बेटा 0.0591, ठीक है, और अपॉन में क्या आया 2 इतने, है ना। अब इसको देखो करो तो हमारे पास कितनी बन जाएगी, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 और मतलब ये आ जाएगा 0.6020 प्लस में क्या आ जाएगा 3, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, है ना 3.6020 ये बन गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इस तरीके से आप सॉल्व करना तो आपको आंसर वही मिलेगा इसका जो आपको मिला था 0 पॉइंट, याद करो क्या आया था उसमें, तो यहां से हमारे जो ई शेल आया, मतलब हम इसको क्या बोलेंगे EMF बोलो, या आपके पास क्या बनेगा ई शेल बोलो, वो हमारे पास कितना आया, है ना 0.916 वोल्ट, याद आ गया जो डिफरेंस आ रहा था हमारे पास, यही आ रहा था ना 916। ठीक है, हाँ मतलब 914, सॉरी 6 नहीं, ये आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 914 वोल्ट।
ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कुछ? ठीक है भाई, देखो सबसे पहले हमने कंसेंट्रेशन देख ली, डिफर है तो नस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें जो जो चीज सही है वो हमने पहले अलग पता कर ली। ई नॉट शेल तो सिंपल से आ गया, एन यहां से निकल के आ गया बेटा। केसी हमने वही केसी का फॉर्मूला लगाया, केसी हमेशा सेल इक्वेशन पे लगती है। ये बस ढंग से बनाना नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो हमने केसी की वैल्यू लगा ली, ये तीनों को पुट किया। एक ध्यान यहां रखना है, ये बेटा बैलेंस्ड हो और पावर ढंग से आए, तभी वैल्यू सही आएगी। दूसरा ध्यान यहां रखना है कि हमें पहले इस पूरे हिस्से की वैल्यू निकालनी है। नहीं, कहीं कुछ बच्चे इन दोनों को आपस में पहले डिडक्ट कर देते हैं ना, वो नहीं करें, एलसीएम लेके वो नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर सॉल्व किया, लॉग एंटी लॉग सब गिवन आएगा। तो इस तरीके से बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ में आया है ना। वैसे बस लंबा है लेकिन इतना कोई हार्ड नहीं है, लेंथी है बट हार्ड नहीं है। ठीक है ना, एक बार आप इसको 1 by 1 पॉज कर करके थोड़ा थोड़ा करके देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी बेटा, ओके, थैंक यू।